आज हम डिस्कस करने वाले हैं LIC का पेंशन प्लस प्लान। दोस्तों, आपको पता है कि LIC का जो पेंशन प्लान है ये एक ऐसा प्लान है जिसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो आपको कई सारे क्लाइंट ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं नहीं, मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना, मुझे इंश्योरेंस शब्द में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे क्लाइंट्स को अगर आप रिटर्न भी देना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे क्लाइंट्स को आप इंश्योरेंस का नाम नहीं लेना चाहते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग देना चाहते हैं, मार्केट का ग्रोथ देना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न देना चाहते हैं, तो ये प्लान ऐसे लोगों के लिए है। तो पेंशन प्लस प्लान एट टेबल नंबर 867 1 अक्टूबर 2024 को कुछ चेंजेस के साथ लॉन्च हुआ था। बेसिक डिटेल्स इस प्लान की क्या है कि ये रेगुलर और सिंगल प्रीमियम, आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे एंड जो भी क्वेश्चन है आपके वो प्लीज लिखते जाइएगा। सेशन के एंड में मैं आपके क्वेश्चन दूँ। तो ये जो प्लान है ये रेगुलर और सिंगल प्रीमियम दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। तो आपका क्लाइंट चाहता है मुझे लमसम डालना है तो एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि नहीं मुझे किस्तों पे इन्वेस्टमेंट करना है तो किस्तों पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है यानी बोनस से लेना देना नहीं है, लेकिन यूनिट लिंक पेंशन प्लान है जो आपके कॉर्पस रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड करेगी। अब यहाँ पे अगेन रिटायरमेंट यानी ये नहीं कि 60 साल की उम्र में आपको पैसा देगी, नहीं, यंगस्टर्स को भी आप दे सकते हैं और बड़ी छोटी उम्र से ही वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं यानी पेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। प्रपोजर प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम की टर्म चूज कर सकता है, एलोकेशन चार्जेस लगते हैं और इतना ही नहीं, चार्जेस जो लगते हैं उसमें गारंटेड एडिशन भी ऐड होता है जो चार्जेस को नॉमिनल बना देते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े में रिटर्न बहुत अच्छा होता है ना। तो यहाँ पे इनफोर्स पॉलिसीज में गारंटेड एडिशन भी ऐड होता है एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट रेगुलर प्रीमियम में 293% तक गारंटेड एडिशन जाता है। ऐसे हर एक चीज हम इस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे और आज से आप पेंशन प्लस बेचना Enroll in our ChatGPT for Insurance Advisors Masterclass. Limited seats, secure your spot now using the QR code. शुरू कर दोगे। उन लोगों को जिनको हेल्थ इश्यूज है, उन लोगों को जिनका बीमा कहीं ना कहीं मेडिकल के कारण पास नहीं हुआ, जिनके पेपर्स आपके पास रिजेक्ट होकर के आ गए हैं, ठीक है, तो ऐसे सभी क्लाइंट्स का लिस्ट बनाओ कि किस किस के पेपर रिजेक्ट हुए थे, मेडिकल इश्यूज के कारण रिजेक्ट हुए थे, सर्जरीज के कारण रिजेक्ट हुए थे। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ और उन्हें भी आप ये प्लान सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो फीचर्स एंड कंडीशन क्या है कि इस प्लान को खरीदने के लिए मिनिमम उम्र जो है वो 25 साल की है और मैक्सिमम उम्र जो है वो 75 साल की है, यानी 25 से 25 मार्केट आपके लिए ओपन पड़ा है। आपको एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में जिन लोगों ने बोला कि मुझे मेरे सामने इंश्योरेंस का नाम नहीं लेना, मैं सिर्फ रिटर्न में मानता हूँ, जिन लोगों ने आपको बोला है कि मेरे को हेल्थ इश्यू है और आप वापस चले आए भाई हेल्थ इश्यू है तो हम इंश्योरेंस दे नहीं सकते या अपने प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, तो ऐसे लोगों की 25 से 75 साल के बीच के एज के लोगों की आपको लिस्ट बनानी है और पेंशन प्लस के लिए आपको पिच स्टार्ट करना है, ठीक है। मिनिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान की 35 साल है, यानी समझ लो 35 साल, 25 ईयर ओल्ड पर्सन को आपने ये दिया तो भी 35 ईयर एज पे वो मैच्योरिटी उठा सकता है और किसी भी चाहे पेंशन प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है रेगुलर इनकम के लिए, ठीक है, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान के लिए 85 ईयर है। पॉलिसी टर्म 10 से 42 साल है। और मैं आपको इस प्लान का एक सबसे बड़ा राज बताऊं कि अगर मेरे क्लाइंट ने 10 साल का पॉलिसी टर्म ले लिया और 10वें साल उसकी इच्छा होती है कि नहीं मुझे 10 साल और बढ़ाना है तो मैं फिर से बढ़ा सकती हूँ, 2 साल और बढ़ाना है मैं फिर से बढ़ा सकती हूँ। अगर कोई 10 साल बढ़ा दिया और उसके बाद वो बोलता है मुझे अभी 10 साल और बढ़ाना है तो भी हम बढ़ा सकते हैं। तो LIC का सिर्फ एक ही प्लान ऐसा है जिसमें टर्म आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 42 साल तक बढ़ सकता है ना, मैक्सिमम 42 ईयर पॉलिसी टर्म तक ये बढ़ सकता है। बहुत ही उम्दा प्रकार का प्लान है और बहुत अच्छा कॉर्पस जनरेट करके देगा ये। मिनिमम प्रीमियम सिंगल प्रीमियम के लिए ये 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, जिसे 10,000 के गुणांक में बढ़ा सकते हैं।
और रेगुलर प्रीमियम से इन्वेस्ट करते हैं तो ईयरली प्रीमियम 30,000 है, हाफ ईयरली 16,000 है, क्वार्टरली 9,000 है, जिसे आप 1,000 के गुणांक में बढ़ा सकते हैं। यानी 30 का 31, 32, 33 हो सकता है, 16, 17, 18 हो सकता है, 9, 10, 11 हो सकता है, ऐसे। ठीक है। मंथली नेट 250 रुपीज के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ेगा, यानी 3,250, 3,500, 3,750, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कहाँ से पैसे का सोर्स है, अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, सिर्फ आपको वो जो कायदे कानून है वो फॉलो करने हैं, है ना। और कोई दिक्कत नहीं, यानी क्योंकि कोई मेडिकल इस प्लान में नहीं होता, नॉन मेडिकल प्लान है ना। और 75 ईयर एज, यानी मेरे ससुर जी 66 ईयर के हैं और फिर भी मुझे ये प्लान लेना है, तो मैं उनके नाम पे ले सकती हूँ। ठीक है, लिया हुआ भी है मैंने। ठीक है। ऑप्टिमम वेस्टिंग, जब आप ये प्लान मैच्योर होगा, चाहे आप 10 साल टर्म ले रहे हैं, 12 साल टर्म ले रहे हैं, 15 साल ले रहे हैं, 25 साल ले रहे हैं, 42 साल ले रहे हैं, तो आप एन्युइटी यानी वार्षिकी प्लान में या सरेंडर में, डिसकंटिन्यूएंस में यूज कर सकते हैं। तो ये फंड यूटिलाइज होगा किसमें? पेंशन प्लान खरीदने में, है ना। हमने मार्केट का फायदा तो उठा लिया, मार्केट का रिटर्न तो हमको मिल गया, उसके बाद हम गारंटीड एन्युटी रेट्स वाले प्लान में इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 60% जितना भी अमाउंट है, अब मान लो मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका अमाउंट हो गया 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 6 लाख रुपए मैं विड्रॉ कर सकती हूँ और बाकी का 4 लाख रुपए मेरा लगेगा पेंशन प्लान में। अगर उस समय जैसे अभी पेंशन प्लान जीवन अक्षय खरीदने के लिए 2 लाख रुपए मिनिमम चाहिए, मंथली 1,000 रुपए पेंशन आना चाहिए। तो यदि वो 4 लाख इतने नहीं है कि उस समय का पेंशन प्लान हम खरीद सके, तो जो एलआईसी है इससे भी रिटर्न कर देगी, इससे भी मैच्योरिटी के साथ दे देगी, अपने पास नहीं रखेगी। ठीक है। तो क्या है, 60% तक आप कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूट यानी उठा सकते हैं मैच्योरिटी, और 40% आपका पेंशन प्लान में, एन्युटी प्लान में लगा सकते हैं। और एक और बात, कि जरूरी नहीं है एलआईसी का ही एन्युटी प्लान होना चाहिए, किसी भी एसबीआई का चाहिए तो एसबीआई में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड, एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं लेनी, तो आप विद प्रीमियम या विदाउट प्रीमियम, दोनों ही कंडीशन में आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, मैक्सिमम 42 ईयर्स तक, है ना। लेकिन आपकी जो एज है इस ऑप्शन को लेने के लिए, यानी एक्सटेंड करने के लिए, आपकी एलए यानी लाइफ एश्योर्ड की जो एज है, उम्र है, वो 60 साल से कम होनी चाहिए, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते समय। ठीक है। एक्सटेंशन पॉलिसी टर्म विल बी अप मैक्सिमम वेस्टिंग एज, जो इस प्लान के लिए 85 साल, है ना। 85 साल इसका मैक्सिमम वेस्टिंग एज। तो अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो वो वेस्टिंग एज से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और ओरिजिनल प्लस एक्सटेंडेड पॉलिसी टर्म, जैसे मैंने 10 साल खरीदा और उसके बाद मैं फिर से एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो वो 42 ईयर्स से अधिक, यानी टोटल पॉलिसी टर्म 42 साल से अधिक का नहीं चाहिए, ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है। एंड रिक्वेस्ट जो है, ओरिजिनल वेस्टिंग डेट, यानी जो भी डेट मैच्योरिटी की है उससे 3 महीने पहले कम से कम आपको सबमिट करनी है। ठीक है। तो ये इस प्लान के वेस्टिंग के फायदे थे, जो किसी एलआईसी प्लान में अभी तक नहीं है। टाइप्स ऑफ फंड की मैं बात करूं, तो यहाँ पे भी 4 एक्टिव फंड है और 5वां डिसकंटिन्यूड फंड। पहला फंड है बॉन्ड फंड, जो सबसे लो रिस्क फंड है। सेकंड फंड है सिक्योर फंड, जो उससे लो टू मीडियम रिस्क वाला फंड है। तीसरा जो फंड है वो मीडियम रिस्क वाला बैलेंस फंड है। एंड चौथा जो फंड है वो है हाई रिस्क फंड, है ना, जिसको ग्रोथ फंड बोलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है तो ग्रोथ फंड आपको अच्छा रिटर्न देगा। टाइप्स ऑफ फंड में फिफ्थ फंड, जहां पे इन्वेस्टमेंट करना आपने रेगुलर प्रीमियम में आपने पेमेंट देना बंद कर दिया, या लॉक इन पीरियड में आपने सिंगल प्रीमियम में सरेंडर का रिक्वेस्ट डाल दिया, तो आपका पॉलिसी चला जाएगा डिसकंटिन्यूड फंड में, जहां पे आईआरडीए के रूल के हिसाब से कम 4 से 4.5% रिटर्न देना जरूरी है। 4% तो मिनिमम देना जरूरी है। तो यदि आपका क्लाइंट बोलता है कि शेयर मार्केट में पैसा डूबेगा, ये सभी प्लान्स में है, एलआईसी के सारे यूलिप प्लान्स में शेयर मार्केट में पैसा डूबेगा,
तो आपके पास एक आंसर तो यही है कि आप किस्तें देना बंद कर देना, डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाएगा। और हमारे डिसकंटिन्यूड फंड का भी नियम है कि कम से कम 4% तो आपको ऐड करना है। तो सर क्यों डुबा रहे हो? स्टॉप दो ना LIC। और जैसे कि मैंने कल भी बताया कि डिसकंटिन्यूड फंड का NAV 2-3 दिन पहले 19 रुपए कुछ पैसे था, कल हमने देखा था 20 रुपए समथिंग, है ना। तो वो भी ग्रो कर रहा है। हम्म। तो ये एक ऑब्जेक्शन आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है? आप स्विचिंग कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट बुकिंग के टैक्सेस नहीं लगेंगे। डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में सेटल कर सकते हैं 5 साल के। और इतना ही नहीं, आप ये भी सेटल करके जा सकते हैं, लिख करके दे जा सकते हैं कि मेरे पास जो इतना बड़ा अमाउंट है वो मेरे जो भी नॉमिनी है उन्हें भी एन्युइटी प्लान में इन्वेस्ट होकर के मिले। आप ये भी फिक्स करके जा सकते हैं इस प्लान में, है ना। तो आप अपने पैसों के खुद मालिक हैं। पार्शियल विड्रॉल 6 ईयर के बाद कर सकते हैं, लेकिन इस प्लान में मैक्सिमम 3 पार्शियल विड्रॉल मिलते हैं, और वो भी रीजन आपको देने पड़ते हैं। बाकी के प्लान की तरह नहीं है, क्योंकि हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। इंक्रीज और डिक्रीज बेनिफिट अलाउड नहीं है, टॉपअप अलाउड नहीं है, अल्टरेशन टू अदर प्लान अलाउड नहीं है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट सिंगल प्रीमियम है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली नेट से पेमेंट दे सकते हैं। डेथ बेनिफिट इन फोर्स पॉलिसी में जो डेथ बेनिफिट है वो हायर ऑफ फंड वैल्यू, ठीक है, फंड वैल्यू या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम रिसीव। तो जो इंसान बोलता है ना पैसा डूबेगा, उसको बोलो भाई कुछ भी हुआ, आपका शेयर मार्केट लिख के देता है कि इतना परसेंट देगा, नहीं देगा। हम यहाँ पे 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड देने को तैयार है, माइनस एनी पार्शियल विड्रॉल 2 साल में आपने किए होंगे तो माइनस होंगे, 2 साल से ऊपर हो गए तो वो भी माइनस नहीं होंगे। पार्शियल विड्रॉ भी कर लिया, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम भी, लेकिन वैल्यू में लॉस नहीं होगा। क्योंकि 10 रुपए का NAV पिछले 2.5 सालों में 13 रुपए के आसपास है ना। अंडर डिसकंटिन्यूड पॉलिसी डिसकंटिन्यूड फंड वैल्यू जो भी है वो मिल जाएगी। अंडर डिसकंटिन्यूड पॉलिसी आफ्टर 5 ईयर लॉकिंग पीरियड, 5 साल के बाद, तो वहां से भी फंड वैल्यू या 105% ऑफ दी यहाँ पे जो आपका प्रीमियम आपने पे किया है, माइनस 2 साल, पिछले 2 साल में आपने कोई भी विड्रॉल किए हैं तो वो डिडक्ट होंगे, अगर 2 साल से अधिक हो गए हैं तो नहीं डिडक्ट होंगे। उसके बाद नॉमिनी, नॉमिनी के लिए क्या क्या ऑप्शन आप सेटल करके जा सकते हैं? आप लमसम अमाउंट नॉमिनी को देके जा सकते हैं, या आप जो भी फंड वैल्यू है या 105% है उसको 5 साल के इंस्टॉलमेंट, 10 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट या 60 मंथली इंस्टॉलमेंट में भी सेटलमेंट करवा के जा सकते हैं, या एंटायर प्रोसीड्स या पार्ट ऑफ प्रोसीड्स, यानी जो भी वैल्यू आई उसका एंटायर पूरा का पूरा अमाउंट, या पूरा अमाउंट में से इतना अमाउंट उनको आप लिक्विडिटी दे देना और इतना अमाउंट दूसरी इमीडिएट या डिफर्ड एन्युइटी प्लान में सेटल करवा देना। ये भी आप लिख करके देके जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही नहीं बोला जा सकता, जो बोलते हैं हम लोग कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, हर तरीके को आप मैनेज कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड जो है मंथली मोड के लिए 15 दिन है और अदर मोड के लिए 30 दिन है ना। अगर 5 साल के लॉक इन पीरियड के पहले आपने डिसकंटिन्यू किया है ना ग्रेस पीरियड का, तो आपका जो फंड है वो डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाएगा। ओके। और अगर 5 साल के बाद ये चीज हुई लॉक इन पीरियड के बाद, तो आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। रिबेट नहीं है, पॉलिसी लोन अलाउड नहीं है, सरेंडर या पेड अप 5 साल के बाद कर सकते हैं। रिवाइवल जो रेगुलर प्रीमियम है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 3 साल के अंदर कर सकते हैं। असाइनमेंट 18 ईयर अबव एज है तो आप कर सकते हैं। कंपलसरी टर्मिनेशन तब होगा जब आप कोई भी चार्जेस रिकवर करने जितना फंड ना बचाओ, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी नौबत आती नहीं है क्योंकि लोन वाला प्रोसीजर इसमें नहीं है। सुसाइड क्लोज अगर भगवान न करे 12 महीने के अंदर हुआ तो फंड वैल्यू दिया जाता है। बैक डेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि यूलिप प्लान है। प्रपोजल फॉर्म सेपरेट है जिसे मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है पेंशन प्लस का। अंडर राइटिंग हम देखें तो ये
पूरी नॉन मेडिकल प्लान है, एक भी रिपोर्ट आपके क्लाइंट को नहीं करवाना है इसके लिए। एज प्रूफ, स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिएगा। फीमेल लाइफ इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट लेडी है तो भी आप ये प्लान दे सकते हैं। यानी जैसे आप एसआईपी स्टार्ट करवाते हैं ना, जिसमें कोई मेडिकल नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही आप ये एसआईपी स्टार्ट करवा सकते हैं। ट्रांसजेंडर मैक्सिमम सिंगल प्रीमियम में 10 लाख तक का हम दे सकते हैं। अबाउ 10 लाख का प्रपोजल है तो वो सेंट्रल ऑफिस जाएगा। बिजनेस इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में हम ये प्लान दे सकते हैं। एनआरआईज एंड एफएनआईओज में हम सारे ही ग्रुप को, 1 से लेके 5 तक के ग्रुप को, विदाउट चार्जिंग रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा, चाहे रेगुलर प्रीमियम हो चाहे सिंगल प्रीमियम हो, आपका क्लाइंट किसी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, आप ये प्लान पिच कर सकते हैं। इवन मेल ऑर्डर बिजनेस भी कर सकते हैं। सिर्फ याद रखिएगा, अगर एफएनआईओ है यानी फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन है, यानी बाहर का फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट है, तो उसके पास ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होना जरूरी है। गारंटेड एडिशन की अगर मैं बात करूं तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में 6th ईयर 4% है। जितना भी इन्वेस्टमेंट है सिंगल प्रीमियम का, मान लो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 4,000 रुपए की यूनिट जो भी एनएवी है वो 4,000 से डिवाइड हो जाएगी। 4,000 को एनएवी प्राइस से डिवाइड कर देंगे और उतना यूनिट, मान लो 20 रुपए एनएवी चल रही है ना, 4,000 यानी 200 यूनिट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, मेरे बाकी के यूनिट्स के साथ ग्रो करते रहेंगे। 10th ईयर पे 5%, 11 to 15th ईयर हर साल 1.25%, 1.25%, यानी 1,250 के यूनिट हर साल ऐड होंगे। 16 to 20th ईयर 1.5% एवरी ईयर। 21st to 25th ईयर 2% एवरी ईयर। 26 to 30th ईयर 2.5% एवरी ईयर। 31st to 35th ईयर 3% एवरी ईयर। 36 to 40th ईयर 3.75% every year, and 41st and 42nd year 4% every year यहाँ पे गारंटीड एडिशन ऐड होता रहेगा। पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए, है ना, पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए। सिंगल प्रीमियम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रीमियम नहीं भरा तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। और एनुअल प्रीमियम में यानी रेगुलर प्रीमियम में 6th ईयर 5%, 10th ईयर 10%, 11 to 15th ईयर every year 4%, 16 to 20th ईयर every year 5.5%, 21st to 25th ईयर 7% every year, 26 to 30th ईयर every year 8.75%, 31st to 35th ईयर every year 10.75%, 36 to 40th ईयर 13% every year, and 41st and 42nd ईयर 15.5% every year। यानी आप देखो तो ऑलमोस्ट रेगुलर प्रीमियम में जो एडिशन हो रहा है 10th ईयर तक, देखो 5 and 10 15% हुआ, उसके बाद 15 ईयर तक 5 and 10 15, और हर साल जो एडिशन हो रहा है वो 4% के हिसाब से, यानी 5 साल का 20%, तो टोटल 35%। अगर 20th ईयर तक देखो तो 62.5% तक एडिशन हो चुका है, यानी 25 ईयर तक ऑलमोस्ट 97.5% तक यूनिट का एडिशन हो चुका है। यानी सपोज 1 लाख रुपए कोई प्रीमियम पे कर रहा है रेगुलर में भी, तो यहाँ पे 15%, यानी आप देखो कि 6th ईयर 5%, यानी 5,000 रुपए के यूनिट ऐड हो जाएंगे। 10th ईयर 10% यानी 10,000 रुपए के यूनिट ऐड हो जाएंगे। एवरी ईयर यहाँ पे यूनिट ऐड हो रहे हैं, एंड 291 42 साल में 291% तक ये यूनिट ऐड हो रहे हैं। सिंगल प्रीमियम में टोटल सिंगल प्रीमियम का 88% तक यूनिट ऐड हो रहे हैं। 10 लाख रुपए की किसी ने इन्वेस्ट किया है तो लगभग 8,80,000 रुपए के यूनिट ऐड हो चुके, किसी ने 25 से बिगिन किया तो ठीक है। तो ये फायदा है इस प्लान का, और कोई मोर्टेलिटी चार्ज नहीं जा रहा इसमें, कोई भी मोर्टेलिटी चार्ज नहीं जा रहा। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की। तो पार्शियल विड्रॉल मैक्सिमम आप 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई लोन नहीं है, यानी कोई रीपेमेंट का टेंशन नहीं रहेगा। और यूलिप का एक ये सबसे अच्छा फायदा है, पता है, इस प्लान में तो खैर बाउंडेशन है कि मनी जो है, अगर आपके स्पाउस को या आपको कोई मेडिकल इश्यू आया है, या कंस्ट्रक्शन करवाना है, या बच्चे का मैरिज है, या
बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, वो प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तब भी कर सकते हो। लेकिन बाकी के यूलिप्स में ऐसा फाउंडेशन नहीं है। तो एक ये चीज खास है कि आपको लोन का इंटरेस्ट नहीं बढ़ना, सम एश्योर्ड कंटिन्यू रहेगा। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है यूलिप, है ना। क्योंकि ज्यादातर पॉलिसीज लेफ्ट होती हैं जब एक बार तो लोन ले लिया और फिर इंटरेस्ट बढ़ने का भी आया, है ना। इसीलिए लिक्विडिटी के तौर पे जब कोई बोलता है ना आपकी एलआईसी में लिक्विडिटी नहीं है, आपकी पॉलिसीज बहुत लंबी लंबी हैं, तो उन्हें ये प्लान सजेस्ट करो, भाई नहीं हमारे पास ऐसे भी प्लान है, 5 साल बाद पैसा उठा सकते हो। लेकिन हम सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम डरे हुए हैं, हमें इनकम इतना नहीं मिल रहा। लेकिन मैं आपको मैजिक बताऊंगी, उस इनकम का मैजिक कितना जोरदार है। तो यहाँ पे क्वांटम ऑफ इस विड्रॉल कितना है, जैसे अगर आपका एनुअल प्रीमियम 50,000 रुपए से कम है, या सिंगल प्रीमियम में आपने 2 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट किया है, तो 10% फंड वैल्यू का आप विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपने 50,000 से अबव एंड 1 लाख के बीच में रेगुलर प्रीमियम दिया है, या 2 लाख से 5 लाख के बीच में सिंगल प्रीमियम दिया है, तो 15% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। और यदि आपने रेगुलर प्रीमियम 1 लाख से ऊपर दिया है और सिंगल प्रीमियम है तो 5 लाख से ऊपर दिया है, तो 25% फंड वैल्यू का आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म में आप 3 बार ये पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, आपको प्रूफ देने पड़ेंगे किसके लिए, है ना। मिनिमम फंड वैल्यू पार्शियल विड्रॉल के बाद सिंगल प्रीमियम में 30% बचनी चाहिए, और रेगुलर प्रीमियम में एक एनुअलाइज प्रीमियम जितनी बचनी चाहिए। 5 साल के बाद बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, या मैरिज के लिए, या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, या ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस ऑफ सेल्फ या स्पाउस के लिए आप ये पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। अब बात करते हैं चार्जेस की। जस्ट अ मिनट, हम बड़ी है। बात करते हैं चार्जेस की, तो यदि आपका प्रीमियम सिंगल है तो 3.3% है सिंगल प्रीमियम में, ठीक है। और रेगुलर प्रीमियम में फर्स्ट ईयर 50,000 बिलो सारे प्रीमियम्स के लिए 7% है। सेकेंड टू फिफ्थ ईयर बिलो 50,000 प्रीमियम के लिए ये जो चार्ज है 4.5% है। अबव 50,000 प्रीमियम के लिए 4% है। सिक्स ईयर ऑनवर्ड 3.5% है बिलो 50,000 प्रीमियम के लिए, और अबव 50,000 रेगुलर प्रीमियम के लिए ये 3% है। तो ये प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस हैं, लेकिन गारंटेड एडिशन ऐड हो रहे हैं तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा रिकवर। मोर्टेलिटी चार्जेस यहाँ पे कुछ नहीं जा रहे, है ना। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो पहले 5 साल के लिए ही एप्लीकेबल है, छठे साल से पीएसी नहीं लेते हम। छठे साल से पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगेगा, है ना। एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट 5 ईयर, सॉरी, हाँ सॉरी, 6 ईयर से ये जो चार्जेस हैं चेंज हो जाते हैं, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे पहले 5 साल के लिए जो फर्स्ट पॉलिसी ईयर है 80 रुपीज पर मंथ है। अब ये 80 रुपीज आपकी यूनिट कैंसिल होते हैं अगर सिंगल प्रीमियम है तो, या रेगुलर है तो उसमें से ये 80 रुपीज माइनस करके और फिर इन्वेस्ट किया जाएगा। सेकंड पॉलिसी ईयर के लिए ये 76 रुपीज पर मंथ है। थर्ड पॉलिसी ईयर के लिए ये 73 रुपीज है। फोर्थ पॉलिसी ईयर के लिए 70 ईयर है। फिफ्थ पॉलिसी ईयर के लिए 67 है। सिक्स ईयर ऑनवर्ड ये, अच्छा वो सिंगल प्रीमियम के लिए था, सिर्फ सिंगल प्रीमियम में 6 ईयर ऑनवर्ड कोई चार्जेस नहीं है पीएससी के लिए। जबकि रेगुलर प्रीमियम में फर्स्ट पॉलिसी ईयर में ये 57 रुपीज पर मंथ है मिनिमम। सेकेंड के लिए ये 55 रुपीज पर मंथ है। थर्ड के लिए ये 53 रुपीज पर मंथ है। फोर्थ के लिए 51 रुपीज पर मंथ है। फिफ्थ के लिए 49 रुपीज है। और सिक्स ईयर ऑनवर्ड नील है, जीरो है। तो रेगुलर में और सिंगल प्रीमियम में ये चार्जेस का डिफरेंस है। और उसके अलावा फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो है एक्टिव फंड के लिए 1.35% है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूड फंड के लिए ये 0.5% है। एनएवी में ही ये आपका एडजस्ट हो जाता है। स्विचिंग फ्री है, फिफ्थ 100 रुपीज है। पार्शियल विड्रॉल के लिए 100 रुपीज पर विड्रॉल चार्ज है। और मिसलेनियस यानी कोई भी अल्ट्रेशन आप करवाते हैं तो उसके लिए 100 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज है। वैसे ही आपने किस्त देना बंद कर दिया या सरेंडर का रिक्वेस्ट डाल दिया लॉक इन पीरियड से पहले, है ना, तो आपके डिसकंटिन्यूड फंड के चार्जेस हैं जो
पहले 4 साल ही लगते हैं, 5वें साल अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोई डिसकंटिन्यूड फंड का चार्ज नहीं लगता। और यदि प्रीमियम देना हमने शुरू कर दिया यानी पॉलिसी रिवाइव कर दी, तो डिसकंटिन्यूड फंड के जो चार्जेस लगे हैं वो रिफंड कर दिए जाते हैं, वो वापस दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है। टैक्सेस 100, अभी 100 रुपीज पे 18% यानी कोई भी अल्ट्रेशन करते हैं तो इतना चार्ज होता है। तो यदि आप देखो बीएसई है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स का सीएजीआर अगर आप उठा के देखो तो 1980 से लेकर के अभी तक का 2022 तक का भी अगर आप देखोगे तो 11.75% यहाँ पे चल रहा है ना। तो समझ लो कम से कम 10% रिटर्न तो दिया ही दिया है। तो बैंक एफडी से तो बेटर ही रिटर्न है ना। और यदि आप देखोगे क्या आपका अर्निंग पोटेंशियल इस प्लान में कितना रहेगा, तो सिंगल प्रीमियम में ये 2% है। अगर रेगुलर प्रीमियम ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर ये 5% है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड ये 2% रिन्यूअल कमीशन देगा। बोनस कमीशन 40% है। ठीक है, फर्स्ट ईयर पे यानी पहले साल आप 7% इस प्लान से अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेंशन प्लस प्लान था। ओके, एक कैलकुलेशन मैं इसका मोबाइल से दिखाती हूँ और उसके बाद हम इस प्लान के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, यस और नो। तो फिर से इसे हम साइन टैब में कैलकुलेट करते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन में जाते हैं, प्लान मिक्सिंग में जाते हैं। ओके, और ऐड न्यू करके यहाँ पे मैंने 867 न्यू पेंशन प्लस प्लान सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे मैंने पेंशन प्लस लिखा। ओके, सपोज मेरी एज अभी 35 ईयर है और मैंने 25 साल की टर्म के लिए 60 ईयर पे मुझे एक अच्छा कॉर्पस चाहिए। और ग्रोथ फंड मैंने सिलेक्ट किया, किस्त मैं मंथली दे रही हूँ। ठीक है, पे मोड है मेरा, मंथली मोड है। ओके, या यहाँ से आप ईयरली भी सिलेक्ट करते हैं या सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले एक बार हम सिंगल का देख लेते हैं। ओके, तो सपोज अभी एनएवी रेट चल रहा है 13 रुपए इसका। कैसे देखना है मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजेंट ऐप आप ओपन कर लीजिए। इस एजेंट ऐप पर या एलआईसी का प्लान एनएवी टाइप करेंगे आप, वहां पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम मार्केट का साइन है, वहां क्लिक करोगे तो न्यू पेंशन प्लस 867 प्लान का एनएवी है 12 रुपीज 89 पैसे, है ना। 12 रुपीज 89 पैसे यानी ऑलमोस्ट 13 रुपीज मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि 10% भी रिटर्न दे तो बहुत है, मेरा इन्फ्लेशन बीट हो जाएगा। तो सिंगल प्रीमियम यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है और मान लो कि आज मैंने इस प्लान में 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इसको कैलकुलेट करते हैं और आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कि आपको इसे कन्वर्ट करना पेंशन में, है ना। और कन्वर्ट करना है तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कि चलो आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद मुझे लगता है पेंशन प्लस का इंटरेस्ट रेट 3% या 2% ही रह जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे 3% डाल रही हूँ। ये कम्यूट आप सिलेक्ट करते हैं। कम्यूट क्या क्या है कि आप इतना पैसा जो है वो लिक्विडिटी में उठाना चाहते हैं और बाकी का आपका पेंशन प्लान में इन्वेस्ट होगा, है ना। तो सपोज मैं उस समय 50% फंड लिक्विडिटी ले लेती हूँ, तो उस समय मेरा जो कॉर्पस बनता है 2.5 लाख रुपए का, अगर 25 साल की टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट करूं तो मेरी जो अमाउंट बनती है पेंशन प्लस प्लान में, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। मैंने सिर्फ एनएवी ग्रोथ 10% ही डाला है, ओनली 10%। और ये बनता है कितना 25 साल में, 2 करोड़ 34 लाख रुपए। और सपोज उस समय अक्षय का जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% रह जाए और 50% यहाँ पे मैं लिक्विडिटी ले रही हूँ, यानी 1 करोड़ 17 लाख 45 हजार 311 रुपए मैंने लिक्विडिटी ले लिया और बाकी का पेंशन प्लान में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको डिजाइन करके दे देगा, ऑटोमेटिकली डिजाइन करके दे देगा अक्षय के पेंशन रेट के साथ। तो इसको मैंने सबमिट किया।
देखिए कई बार हम ऐप लेते हैं तो उसके फायदे भी होते हैं। ये कॉम्बिनेशन हम सेल्फ साथी में पता नहीं शायद बना नहीं सकते थे। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे। अच्छा, ये रेगुलर प्रीमियम आ गया है, सिंगल प्रीमियम नहीं। 2.5 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम 25 साल में 10% के हिसाब से हो गया 2 करोड़ 33 लाख रुपए, और 1 करोड़ 19 लाख रुपए यहाँ पे विड्रॉल हुआ। ओके। और हर साल अगर 2% भी गिना जाए कि अक्षय का उस समय रिटर्न होगा, तो 2,30,000 रुपए मेरे घर में आएंगे मेरे पास। अब बात आती है कि 2,30,000 के बाद बाकी के 1 करोड़ का क्या? तो अक्षय में इन्वेस्ट किए हुए हैं ना, तो अक्षय में रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ हमें इन्वेस्ट करना है, तो वो भी हमारी डेथ पर नॉमिनी को रिफंड हो जाएंगे। यानी 1 करोड़ हमने यूज किया और बाकी का 1 करोड़ पेंशन में डाल दिया, और वो एज अ वेल्थ क्रिएशन या एज अ लीगेसी हमारी फैमिली के लिए छोड़ दिया। और सबसे बड़ी चीज कि इस प्लान में कोई मेडिकल नहीं है। इसे 2.5 लाख रेगुलर प्रीमियम में लेने के लिए भी मेरे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट मुझे नहीं करवानी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका कैलकुलेशन। अक्षय का ऑप्शन कौन सा है मनीष जी? जैसे मैं एक बार फिर से बताती हूँ ये कैलकुलेटर कैसे, जैसे मैंने इस प्लान में ऐड न्यू किया कॉम्बिनेशन में जाकर के, और मैंने 867 पेंशन प्लस सिलेक्ट किया। ठीक है, पेंशन प्लस 10K, चलो 10K की रेगुलर ईएमआई डाल रहे हैं। सपोज 35 ईयर एज है और 25 साल, सपोज इस बार 30 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं। ठीक है, और समझ लो 30 साल के व्यक्ति को हमने दिया। करंट एनएवी 13 रुपए है। मान लेते हैं कि फंड 10% रिटर्न दे रहा है। एनुअल प्रीमियम है ना, हमने यहाँ पे एनुअल प्रीमियम डाला है 1,20,000, यानी क्लाइंट के पास से 10,000 का हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये सिलेक्ट करना है कन्वर्ट टू पेंशन। अगर आपको, क्योंकि देखो रूल के हिसाब से क्या है, रूल के हिसाब से ये है कि आपको इन फ्यूचर 60% तक कम्यूट कर सकते हो, और बाकी का 40% आपको किसी भी XYZ पेंशन फंड में डालना है ना, चाहे वो SWP क्यों ना हो। ओके, तो यहाँ से आपको कन्वर्ट करना है, और मान लीजिए उस समय अक्षय का इंटरेस्ट रेट आज से 30 साल बाद 2% चल रहा है। मैंने यहाँ पे 40% भी कम्यूट कर सकती हूँ, 50 भी कर सकती हूँ, 45 भी कर सकती हूँ। मैंने सपोज 50% लिक्विडिटी उठा ली और बाकी का मैंने कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन बना के देगा, और अक्षय का रेट भी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि उस समय क्या होगा। ओके, तो यहाँ शो रिपोर्ट हमने किया और इस प्रकार से रिपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, और मैंने ग्रुप में ये रिपोर्ट जो है सेंड कर दिया है। ये ग्रुप में हमने शेयर कर दिया। ओके, एक बार इसको हम सेल्फ साथी ऐप में भी देखते हैं। ये 50% निकालना जरूरी तो नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं है, आप चाहे तो पूरा का पूरा डाल दीजिए। थैंक ठीक है, प्लान प्रेजेंटेशन में गए हम, और यहाँ पे पेंशन प्लस प्लान हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, सपोज यहाँ पे पेंशन प्लस सिंगल ले लिया मैंने। ठीक है, और सपोज मेरी 35 ईयर एज है, जेंडर सिलेक्ट किया, रेगुलर प्रीमियम सिंगल प्रीमियम सिलेक्ट किया मैंने, पॉलिसी टर्म मैंने यहाँ पे ले ली 25 साल। ठीक है, प्रीमियम एक बार ही देना है, सिंगल प्रीमियम है, मिनिमम 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है ना, 1.25 लाख भी नहीं जाना, 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। और मैं आपको आइडिया दूंगी इसको कैसे बेचते हैं। अगर आपको पेंशन में नहीं डलवाना, आपका क्लाइंट 10 साल मार्केट का रिटर्न भी चाहता है और उसे पेंशन प्लान में आगे जाके इन्वेस्ट नहीं करना, ये 40% नहीं देने, तो मैं आपसे उस बारे में भी बात करूंगी। पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने अभी 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, और ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किए। प्रेजेंटेशन क्रिएट हो रही है। ओके, तो ये प्रेजेंटेशन क्रिएट हुई।
2.5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए, और 8% के हिसाब से देखोगे तो ये पैसे बनेंगे हमारे 12,39,000 रुपए। और अगर 4% के हिसाब से देखोगे तो 5,24,000 रुपए बनेंगे 2.5 लाख से। ठीक है, 25 सालों में। और ये फायदा है कि थर्ड पार्टी ऐप ले रहे हैं, तो उसका ये फायदा है। आप स्मार्ट ऑल इन वन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ 4 और 8% का इस प्रकार से कैलकुलेशन दिया, तो इट्स बेटर कि आप थर्ड पार्टी में कैलकुलेट करें, वो बेटर रिजल्ट देगा आपको। क्लाइंट को आप अच्छे से समझा भी पाओगे कि सर कम्यूट करना है तो आप कितना पैसा उस समय उठाना, रियलाइज करवाइए क्लाइंट को कि सर इतना बन रहा है, इसमें से कितना आप यूज करना चाहेंगे और कितना आप पेंशन में डालना चाहेंगे, तो वो पूरा कैलकुलेशन आप उसको, क्लाइंट को दे सकते हो। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि क्लाइंट बोलता है मुझे इन फ्यूचर पेंशन में नहीं डालना, तो इस प्लान में रूल क्या है कि 60% तक कम्यूट होगा, 60% मैक्सिमम आप उठा सकते हैं, 40% आपको पेंशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे बड़ी बड़ी पॉलिसीज नहीं सेल करें, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया है मेरे मदर इन लॉ के नाम पे, 3 लाख के फंड को मैंने 1-1 लाख सिंगल प्रीमियम 1-1 लाख करके डाल दिया। क्यों? क्योंकि अगर 10 साल के बाद मुझे उठाना है और सपोज फंड ने रिटर्न भी दिया, 10% का रिटर्न दिया, या समझिए 8% का रिटर्न दिया, तो 9 साल में जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। अब 2 लाख का 60% मैंने उठाया, यानी 1,30,000 उठाया, तो 80,000 में कोई पेंशन प्लान अवेलेबल नहीं, तो LIC क्या करेगा, पूरा का पूरा पैसा दे देगा, है ना। या आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 3,000 मंथली प्रीमियम से ये प्लान स्टार्ट होता है, तो आप 3,000 रुपए से स्टार्ट कीजिए, या 30,000 रुपए रेगुलर साल का ले रहे हैं तो 30,000 रुपए रेगुलर प्रीमियम से ये प्लान स्टार्ट कीजिए, है ना। तो क्या होगा, इन फ्यूचर अगर कम्यूट करेंगे तो बहुत ज्यादा आप कम्यूट कर पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे, और कम पैसा पेंशन में जाएगा, और उस समय हो सके ये 1,000 इंटरेस्ट के लिए उतना पैसा इतना इनफ ना हो, तो पूरा का पूरा ही विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है इस प्लान को? और इससे आपके नंबर ऑफ पॉलिसीज, नंबर ऑफ लाइव्स भी बढ़ सकते हैं, जो आपकी क्लब मेंबरशिप में काम आएगा। क्लियर? अब बताइए इस प्लान के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न आपका, फिर हम नेक्स्ट प्लान की ओर चलते हैं। हाँ, मनीष जी मैंने बताया तो, जीवन अक्षय आपको शाइन टैब में है ना, आप कैलकुलेट करेंगे ना, जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा अक्षय का। अब ये जरूरी नहीं है कि क्लाइंट अक्षय में ही इन्वेस्ट करे, वो SBI के भी किसी पेंशन प्लान में डाल सकता है पैसा उस समय। यस, इट इज बेटर देन NPS। ये भी SIP ही है, लेकिन इसमें मेडिकल नहीं होता। यस, इसमें मेडिकल नहीं होता क्योंकि इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है। और इसमें फंड ज्यादा मिलेगा क्योंकि कोई मैटरनिटी चार्ज कटता नहीं है। जी बिल्कुल। और इसमें ये ज्वाइंट पेंशन कर देते थे, हस्बैंड के बाद वाइफ को मिलता रहेगा, वो ऑप्शन क्या होते हैं इसमें? आठ वो नौ ऑप्शन ऑप्शन बता नहीं दो। है, वो ऑप्शन नहीं है। तो वो कौन सी प्लान में फिर? वो जीवन अक्षय में, पेंशन प्लान में। ये पेंशन प्लान जीवन नहीं शा- है? इसमें ये ऑप्शन नहीं है, वो आप जीवन अक्षय जीवन शांति में ले सकते हैं। नहीं, एक न्यू पेंशन प्लान आए थे जिसमें 6-7 ऑप्शन थे, वो कौन से प्लान है? स्मार्ट पेंशन प्लान है सर, हम यूलिप की बात कर रहे हैं, ओके। है ना। एनी लेकिन मोर आपने क्वेश्चन 10 इयर्स रिगार्डिंग? का टर्म लिया तो 10 इयर्स के बाद ही अपना हाँ, पेंशन शुरू हो जाएगा ये क्या? 10 ईयर्स के बाद ही पेंशन शुरू हो जाएगा, उस समय जो भी अक्षय या जो भी पेंशन प्लान आप सिलेक्ट करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके उस समय के रेट हम्म। के हिसाब से, जैसे अभी मैंने लाइव में कैलकुलेशन बताया, 1% रह जाएगा, तो उसके हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो विड्रॉ में चाहे करूँ या ना करूँ वो मेरी चॉइस है।
कि मैं 0 से 60% तक विड्रॉ कर सकती हूँ और बाकी का अमाउंट मेरा पेंशन प्लान में इन्वेस्ट हो जाएगा। और बाकी का अमाउंट भी इतना नहीं है कि उस समय कोई भी पेंशन प्लान में हम इन्वेस्ट कर सके, तो एलआईसी उसे मैच्योरिटी के तौर पे वापस दे देती है हमें। और ये जो बची वो पेंशन प्लान अभी सेलेक्ट करना होगा कि उसमें उस टाइम पे उस प्लान में नहीं डाल नहीं, लें? उस टाइम पे मैच्योरिटी के टाइम पे। और कस्टमर भूल जाए उस टाइम, पता ही नहीं, तो कस्टमर को इतने दिनों में याद ही नहीं रहेगा, और एजेंट उस टाइम रहा नहीं तो उसको कौन बताएगा? बस तो ऑफिस वाले बताएंगे, उस समय एलआईसी का जो स्टाफ होगा वो बताएगा। ठीक। क्योंकि मैच्योरिटी के लिए तो हम कॉल करते ही है ना, क्लाइंट आए या ना आए, आजकल एलआईसी बहुत अलर्ट हो गई है। और स्टाफ को बहुत काम पे लगा दिया है एलआईसी ने, ये मैं खुद देख करके आई हूँ 3 दिन पहले ब्रांच में। तो यदि एजेंट फॉलो अप नहीं लेता तो आजकल स्टाफ फॉलो अप लेने लगा है कि आपके ये पैसे हैं, इवन चेक पे नाम अलग है तो भी स्टाफ कॉल कर रहा है आजकल तो। सर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो भी स्टाफ, इवन 10,000 रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट देने के लिए मेरे को क्लेम डिपार्टमेंट से, डिवीजन से कॉल आया था कि आपके क्लाइंट का ये डॉक्यूमेंट बाकी है और क्लेम सर्वाइवल बेनिफिट बाकी है और क्यों प्रोसीड नहीं किया अभी तक। तो मुझे गर्व है दैट आई एम वर्किंग विद एलआईसी ऑफ इंडिया। मैडम ये 40% जो पेंशन में चला जाता है, राइट? और हम्म। पेंशन लेते हैं पार्टी, और हम्म। मीनवाइल पार्टी का सपोज मिस हैपनिंग कुछ होता है तो नॉमिनी को हम्म। पैसा मिलता है? जी बिल्कुल मिलेगा ना, जैसे हम जीवन अक्षय में रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के साथ डालते हैं तो उस समय आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप हाँ। कौन से पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा। तो उस पेंशन प्लान के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रहेगा। अब क्लाइंट बोलता है मुझे लाइफ टाइम रिटर्न चाहिए, मुझे रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस नहीं चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि उस समय क्लाइंट कौन सा पेंशन प्लान सिलेक्ट करता है। अच्छा, तो वन टाइप ऑफ जीवन अक्षय ही हो जाएगा? हाँ, वन टाइप ऑफ जीवन अक्षय हो जाएगा या जीवन शांति हो सब जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस उससे होगा? हाँ, डिफर्ड या इमीडिएट दोनों में से कोई भी एन्युइटी प्लान आप परचेज कर सकते हो। ओके। और क्लाइंट को अगर देना है ये पॉलिसी, तो टर्म कितनी देने के लिए एडवाइजेबल है, मैक्सिमम, या फिर तो अगर आपके क्लाइंट अपने क्लाइंट पे की छोड़े? पहले नीड पूछिए कि नहीं, उसे बट वो पैसे की उन्होंने अपने पे छोड़ दिया तो? तो आप मैक्सिमम दीजिए। देखो इसमें कोई रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज वाला केस तो है नहीं, जब चाहिए 5 साल के बाद सरेंडर तो कर ही सकते हैं। ओके। एंड है ना। बेनिफिशियर? हाँ, बेनिफिशियर कौन सा रहेगा, सिंगल प्रीमियम दे ये बेनिफिशियर, या रेगुलर प्रीमियम में ज्यादा बेनिफिशियर रहेगा? सिंगल प्रीमियम ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि एक साथ आप पैसा लगा रहे हो। ओके। है ना। हाँ एक हाँ। साथ आपने बहुत सारे यूनिट खरीद लिए और बहुत साल के लिए छोड़ दिए तो वो ग्रो जल्दी होंगे ना, यानी वो ओके। ग्रो अच्छे से होंगे। और आप एसआईपी करोगे तो वो एवरेजिंग हो रहा है यूनिट का। अच्छा, ओके। एंड ये है ना। पॉलिसी आपने जिस तरह से वो आइडिया बताया, इस तरह से कि मिनिमम अमाउंट की जो है वो ही सिंगल प्रीमियम टुकड़ा करके ले लो? बिल्कुल। बिल्कुल, कई हाँ, एजेंट ने एक एक ये हजार आइडिया बहुत पॉलिसीज बढ़िया की है है। ना यूलिप में। हाँ। यूलिप में जिन लोगों ने एक एक हजार पॉलिसीज की है उन्हें पेंशन प्लान को ऐसे ही बेचा है। अच्छा। जी। कि एक ही घर से 10 लाख रुपए है तो 1-1 लाख की 10 पॉलिसीज डाल दो। अच्छा। है ना। नहीं, अच्छा है। मिनिमम 1 लाख रुपए से है। और इसका एक और फायदा भी है। अब सपोज एक पॉलिसी मैंने 1 साल पे सरेंडर यानी 10वें साल सरेंडर करवाई, एक पॉलिसी मैंने 11वें साल सरेंडर करवाई, एक पॉलिसी मैंने 12वें साल सरेंडर करवाई, है ना, तो मेरे को टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा। राइट। दैट इज। इनकम कम दिखेगी मेरी, या बस सही। प्रॉफिट कम दिखेगा मेरा। हाँ, बात सही है। तो फिर मतलब एनपीएस अच्छा रहेगा कि ये पेंशन प्लान लेने में, मतलब ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एनपीएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है ना। और एक और शायद मेरे हिसाब से एनपीएस में कंडीशन है 60 ईयर से आपको पेंशन मिलता है, हाँ। उससे पहले शायद नहीं मिलता। है ना। नहीं नहीं नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि 25 साल की उम्र से मैंने पैसा डालना शुरू किया, 35 साल से मुझे पेंशन चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। ओके। है ना, तो मुझे 60 ईयर एज का वेट नहीं करना है। ओके, डिपेंड्स ऑन टर्म, राइट? टर्म के लिए। यस। हाँ, टर्म के और हिसाब उसमें से। भी एक ऑप्शन है कि मुझे 10वें साल की टर्म ली लेकिन 3 महीने पहले मैंने रिटर्न में दे दिया कि उसको और 10 साल एक्सटेंड करो, तो वो भी कर सकते हैं।
अच्छा, ओके। तो इसके अब अंदर वो 10 हाँ, 10 पूरा नहीं चलाना, 15वें साल मुझे विड्रॉ करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, बराबर है, हाँ। तो अगर है ना? टर्म हम कम लेते हैं तो इसके अंदर गारंटेड एडिशन में कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं आता है? देखो, ड्यू कम जैसे जैसे आप कम बढ़ोगे उसके हिसाब से आपको गारंटेड एडिशन मिलता रहेगा, सिर्फ अच्छा पॉलिसी तो इन्फोर्स होने की। अच्छा तो हम जैसे कि हम मतलब 10 साल पूरा हो गया, इसके पहले हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो 10 साल के बाद हम दूसरा 10 साल बढ़ाते हैं, तो ये लोग हम्म 11 साल से गिनेगा या फिर फर्स्ट ईयर से गिनेंगे? नहीं, फर्स्ट ईयर से ही गिनेंगे ना, क्योंकि पॉलिसी तो हाँ, बस वही बोल। कंटिन्यूएशन में। हाँ, तो फिर वो फर्स्ट लॉस होगा। दे रहे हो, कोई काम नहीं दे रहे हो, तो उस केस में गारंटी एडिशन नहीं ऐड होगा, क्योंकि आप पॉलिसी को कंटिन्यू दोनों तरीके से रख सकते हो, विद प्रीमियम एंड विदाउट प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम में। बराबर है। सिंगल प्रीमियम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एक बार देकर के फ्री हो गए तो उसमें तो ऐड करना ही करना है। लेकिन रेगुलर प्रीमियम में भी एलआईसी ने इसमें दो ऑप्शन दिए हैं कि आप चाहे प्रीमियम के साथ कंटिन्यू रखें या विदाउट प्रीमियम कंटिन्यू रखें। अच्छा, तो पहले से ही ज्यादा टर्म लेने के लिए ही अच्छा रहता है, अगर सरेंडर करना हो तो बीच में कर सके इस तरह से। हाँ, हाँ, और 3 बार पार्शियल विड्रॉल मैक्सिमम कर सकते हैं, जो मैंने कर रीजन सकते बताया, चाइल्ड हैं। एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, किसी हाँ, क्रिटिकल इलनेस के में चाहिए या कंस्ट्रक्शन में चाहिए, तो जस्ट आपको कंस्ट्रक्शन का कोटेशन ला करके दे देना है। हाँ, क्योंकि वो गारंटेड एडिशन में बेनिफिट कम रहेगा वो। टेन हम्म साल 10 ईयर के बाद फिर से 10 साल एक्सटेंड करेंगे तो विदाउट नहीं, प्रीमियम। नहीं, उससे गारंटेड, हाँ, गारंटेड एडिशन पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है इस चीज का। टर्म एक्सटेंड करोगे, प्रीमियम दे रहे हो, तो गारंटेड एडिशन हर साल का जितना है वो ऐड हो ही जाएगा। अच्छा, ठीक है। बट हाँ, 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 थैंक यू। हाँ, हेलो। बोलिए बोलिए। पहले रेगुलर प्रीमियम में नहीं, मैं सिंगल प्रीमियम की बात करें। हाँ, मैं डेनिस बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ सर। जी दिनेश जी। अभी मैंने क्या है कि थोड़ा मिससेल हो गया ऐसा लग रहा है। मैंने हम्म 3,000 प्रीमियम का एक पॉलिसी बेचा था, पेंशन हम्म प्लस। तो उस टाइम हम्म मेरे को सर ने ऐसा बोल दिया था कि 5 साल बाद आप 60% विड्रॉल कर सकते हो, हम्म तो या फिर आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये जो सरेंडर वैल्यू यहाँ पे दिखाई देता है वो पूरा एक साथ ही मिल जाएगा ना, 5-6 साल बाद जब चाहिए देखिए, तब? 3,000 मंथली है, यानी साल का 36,000 जा रहा है। ओके, यानी 5 साल में हाँ, सपोज ये टोटल गया आपका 6 पंजे 30 और 5 तिहाई 15, 1,80,000 एक लाख रुपये अस्सी हुआ, हजार ठीक है। रुपये 1,80,000 हाँ, और सपोज हमारा फंड ग्रो होकर के 2.5 लाख हुआ, सपोज हाँ, दो ढाई ढाई लाख रुपए बता रहा हुआ, है दो। हाँ, है ना? अब ढाई में से 60% अगर आपने उठाया तो भी कितना बचा? हाँ, हम्म अगर ढाई में से 60% हमने हाँ, तो एक उठाया, लाख ही बचा। 1 लाख। अब एक एक लाख लाख में तो कोई बचेगा। पेंशन 1 लाख में कोई पेंशन प्लान है ही नहीं हमारे यहाँ एलआईसी में, तो पूरा पैसा मिल जाएगा ना। की बात है। हाँ, यानी मैं है ना? एक्चुअली थोड़ा टेंशन में था कि मैंने पार्टी को ऐसा बोला था कि 5वें साल बाद हम्म आपको पैसा मिल जाएगा। और वो ऑफिसर ने भी मेरे को जो नया नया आया था ना, तब ऐसा ही हम्म बताया था कि 5 साल बाद आप पैसा उठवा लेना उसको। ऐसा बात हुआ हम्म था, तो थोड़ा कंफर्म कर लिया। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, इसका पूरा फंड वैल्यू मिल जाएगा। यानी 60% अगर सरेंडर कर वो सकता है, ऐसा ना सरेंडर मैडम? करेंगे तो उसको कोई प्रेविडेंस देना पड़ेगा? जी, सरेंडर करने के लिए कोई एविडेंस नहीं देना, ओके 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 ओके। पार्शियल विड्रॉल के अरे लिए पार्सल उसको के लिए एविडेंस देना है। हाँ, ओके 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 ओके। है आफ्टर ना? 5 ईयर और में वो मतलब कर पाएंगे? हाँ, ओके। ठीक है। तो ये जस्ट जस्ट लाइक 5 साल के एफडी हो गई, वो बढ़िया रहेगा अपने लिए। यस, बहुत बढ़िया प्लान है, कोई मेडिकल की झंझट नहीं है, आनंदा से फटाफट करते जाओ, ऑनलाइन पेमेंट करवाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ एक ही इशू है, सिंगल प्रीमियम में आपको 2% मिल रहे हैं और रेगुलर में आपको रिन्यूअल 2% मिल रहा है। बाकी यूलिप में आपको 3.5 4.5% रिन्यूअल मिल रहा है, सिर्फ यही है। बाकी लेकिन आज से लिस्ट बनाना शुरू करो, किस किस क्लाइंट का जो मेडिकल है वो रिजेक्ट हुआ है। नहीं, फिर भी हमको म्यूचुअल फंड से तो ज्यादा ही मिल रहा है ना, 10 गुना सॉरी, म्यूचुअल कमीशन। फंड से? हाँ, कमीशन म्यूचुअल, हाँ, जैसे अभी म्यूचुअल फंड से तो 10 गुना ज्यादा मिल 0.7, रहा है ना।
यस, 0.7% ही मिलता है म्यूचुअल फंड में, हाँ AUM पे मिलता है वो भी। हाँ हाँ, तो ठीक उसमें है। तो इससे 3 गुना मिलेगा ना इसमें। हाँ, इससे 3 गुना है ना। ओके मैडम। ठीक है। हम्म। और कोई प्रश्न किसी का? आगे बढ़े। मैम यस मैम। प्लस का, सॉरी हाँ, बोलिए बोलिए। मैम, निवेश प्लस का क्वेश्चन है तो फिर पूछ सकते हैं कि बाद में? बोलिए बोलिए बोलिए। वो टेक्निकल पार्ट है। वो नहीं, आपने वो हम्म जो भास्कर की एज 35 ईयर्स की है, 2.5 लाख हम्म सिंगल प्रीमियम जो यूज मतलब भर रहा है, हम्म सिंगल प्रीमियम उन्होंने डाला है, और 10 ईयर्स की हम्म और ऑप्शन हम्म। ने चूज किया है, तो हमने फंड वैल्यू 12% लिया। तो वो टेक्निकल पार्ट है, मुझे समझना है, मतलब समझना है, मुझे समझ में नहीं आया कि 5 लाख, फंड वैल्यू, 5,76,781 जो उन्होंने टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिल रही है ना, वो किस तरह से कैलकुलेशन, वो मुझे सीखना है। तो वो मैंने कैलकुलेटर में आपको बताया है, जहाँ पे NAV डालते हैं, NAV के बाद हम रिटर्न डालते हैं 10%, 12%। तो आपको वहाँ पे 12% डालनी है। जैसे अभी मैंने निवेश प्लस में बताया कि NAV 13 रुपए चल रही है और रिटर्न हम 10% अच्छा। मान रहे हैं, तो 10 की जगह आपको 12 डालनी है, सिंपल। ओके, और दूसरा है एक नॉन, इसके अंदर ही है नॉन मेडिकल लिमिट वाली जो स्लाइड है ना, वो मुझे फिर से समझना है, तो मैं पर्सनल में आपको बोलूं कि कैसा है? नॉन मेडिकल वाली स्लाइड पूरी अंडर राइटिंग का नेक्स्ट सेशन आप अटेंड कर लीजिएगा ना, एक एक स्लाइड बट आपको अच्छे से समझ में आएगी। वो एक है बार ना। में एक बार समझ लूं ना, फिर बाद में वो लो तो अच्छा है, क्योंकि वो साथ साथ में सब लूं तो फिर मेरा भी हाँ, मिक्सअप हो जाएगा एक्चुअली क्या इसलिए। होता है, नॉन मेडिकल स्कीम्स होती हैं, नॉन मेडिकल स्कीम्स में जैसे स्पेशल प्रिफर्ड है, तो वो डिटेल्ड है। तो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम में एडिशनल आपको लिमिट मिलता है, सिंगल प्रीमियम में एडिशनल लिमिट मिलता है, यानी नॉन मेडिकल, जनरल प्रिफर्ड, स्पेशल का लिमिट तो है ही, साथ हम्म। में आपको सिंगल प्रीमियम का भी अलग से सम एश्योर्ड का लिमिट मिलता है। तो अगर उस लिमिट में आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको मेडिकल नहीं करवाना पड़ता है, अगर आप स्टैंडर्ड लाइफ है तो। ठीक है। हाँ, तो वो यही आप, मैं नेक्स्ट वीक राइटिंग में सिखाने वाली हूँ कि कैसे आपके पेपर स्मूथली क्लियर करवाने हैं। राइट। ठीक है। बट है ना, ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया कि 15 लाख 12 लाख, वो 51 से 60 ईयर्स के लिए जो आपने बोला ना कि भाई 15 लाख 12 लाख का प्रीमियम ले लो, तो पंद्रह अब लाख आप 12 लाख रुपए का 15 लाख का प्रीमियम ले रहे हैं, सॉरी 12 लाख रुपए का प्रीमियम ले रहे हैं, तो 1.25 गुना रिस्क कवर है, तो 12 लाख का 1.25 गुना होता है 15 लाख रुपए, है हाँ ना। हाँ। तो सम एश्योर्ड 15 लाख, इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख, सिंगल प्रीमियम में एक्चुअल सम एश्योर्ड कैसे निकलता है, 15 - 12 यानी 3 लाख ही हुआ ना, तो 3 लाख बिना मेडिकल के होगा, सिंपल FMRE आएगा। तो उनको मतलब उनको 3 लाख ये क्या है, सम एश्योर्ड है कि प्रीमियम है? तो ये फिर एक्चुअल सम एश्योर्ड है मैम, ये पूरा अंडर राइटिंग का पार्ट है, और इस पे आधा घंटा पूरा चला जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो फिर आप ये सिर्फ सारी याद रखिए, बातें मुझे समझना याद है। रखिए, हाँ। याद रखिए कि 15 लाख, 12 लाख का प्रीमियम लेके आओगे 51 से 60 साल में, उसको कोई रिपोर्ट नहीं आएगा। ओके, लेकिन ये मुझे समझना है, क्योंकि जब तक मैं नहीं समझूंगी ना ये टेक्निकल पार्ट, तब तक मैं ये अच्छी तरह से मैं क्लाइंट को भी ये कैसे समझ। हम अंडर राइटिंग में सीखेंगे, है ना। पर ठीक है। रिलेटेड आपने जितना समझाया है ना, वो मैं आपको पूछ लूंगी, हाँ ना? ठीक है। ठीक है। मैं ठीक है। बाद में लूंगी, लेकिन मैं एक साथ में नहीं कर पाऊंगी इतना ज्यादा। मैं जरूर लूंगी, ठीक है। लेकिन एक साथ नहीं कर पाऊंगी, ऐसा है। सॉरी फॉर दैट डियर, बट इट्स ओके, इट्स ओके, हम आगे बढ़े मैम। और यस कोई यस, श्योर प्रश्न ना श्योर, हो तो। श्योर है श्योर। ना, क्योंकि अभी भी 2 पार्ट लेने हैं मुझे। ओके। तो यहाँ पे हम